So, in the last session, we have seen types of programming languages. ठीक है, हमने आपको बताया था कि कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इन तीन कैटेगरी में कहीं ना कहीं लाई करेगी, चाहे वो मिडिल होगी, चाहे वो लो होगी, चाहे वो हमारी हाई लेवल होगी। ठीक है, हाई लेवल। हाँ। तो अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं, अगर एक बार जरा हम समरी निकाल लें उसकी। हमने समझा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद हमने समझा कि कंप्यूटर 01 क्यों समझता है, ये भी आपको क्लियर हो गया था। उसके बाद हम ये भी समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना, टाइप्स भी समझ लिए हम लोग। ठीक है, और साथ में हम लोगों ने ट्रांसलेटर के बारे में जाना था, असेंबलर के बारे में मैंने आपको बताया था, असेंबलर के बारे में। ठीक है, क्या होता है असेंबलर? असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और भी जो हमारे पास ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा हटा लेता हूं। चलो, ये हमने आपको बता दिया, ये चीजें हो गई थी। अब लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम उसकी बात कर लेते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो जब भी बात आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, इसका मतलब ये होता है कि हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं 01 में। क्यों 01 में ट्रांसलेट करना चाहते हैं? क्योंकि भाई कंप्यूटर को सिर्फ 01 ही समझ में आता है। मतलब कंप्यूटर क्या है? हाँ, बाइनरी। हाँ, बाइनरी लैंग्वेज 01। तो हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। उस उस ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स बने हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। पहला है कंपाइलर। ठीक है, जो मोस्ट फेमस है उनकी बात कर रहे हैं हम, कंपाइलर। दूसरा है हमारा इंटरप्रेटर, और तीसरा है हमारा असेंबली। जेवीएम। जेवीएम नहीं, जावा वर्चुअल मशीन, ये फिर वो दूसरा हो जाएगा। जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या करता है, वो हमारे जावा के प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो मैनेज करता है। जेवीएम बाइट कोड को रीड करता है, बट जेवीएम बाइट कोड को ट्रांसलेट नहीं करता है। जेवीएम इंटरनली इंटरप्रेटर को ही यूज करता है, वाइट कोड को मशीन कोड में। हाँ। बट जेवीएम नहीं करेगा, जेवीएम इंटरनली बिल्ट इन इंटरप्रेटर को यूज करता है। वो हम आपको बताएंगे जब हम आपको जावा का आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे ना, तो हम बताएंगे कि किस तरीके से जो कोड होता है वो कंपाइल होकर बाइट कोड में चेंज होता है, देन किस तरीके से जेवीएम उस बाइट को इंटरप्रेट करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। तो वो एक अलग सीन है जिसमें हम डीप में आगे चल के बात करेंगे। ओके। हाँ, तो बेसिक हमारे पास तीन ही ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। ठीक है, अब इसमें से असेंबलर हमने आपको क्लियर कर दिया था। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी। मतलब मैं 01 लिख रहा हूँ, समझ जाना, बाइनरी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये जो दोनों हैं, ये बेसिकली हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को 01 में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देना होगा। ध्यान से समझोगे बात तभी समझ में आएगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। देखो, ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, मान लो। अभी प्रोग्राम कितने लाइन का है भाई? मान लो प्रोग्राम है आपका 10 लाइन का। 1 2, ये हो गया भाई 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब ये किस लैंग्वेज प्रोग्राम है इससे हमें मतलब नहीं है, बस मान लो कुछ कोड लिखा हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको कंपाइलर की मदद से ट्रांसलेट कराता हूं तो क्या होता है। तो ये कोड मान लो मेरा एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, मान लो फॉर एग्जांपल सी का कोड है, या मान लो फॉर एग्जांपल पाइथन का कोड है। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज का कोड है। अगर एक हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज को अगर मैं कंपाइलर से गुजारता हूं, अगर मैं कंपाइलर से गुजारता हूं, तो कंपाइलर उसको आइदर या तो उसको 01 में कन्वर्ट करेगा, देखो ध्यान समझना, या तो उसको इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा, या तो उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। ये तीन चीजें पॉसिबिलिटी होती हैं। मतलब जो कंपाइलर होता है उसकी डिजाइनिंग किस तरह से होती है, मैं आपको बता देता हूँ कंपाइलर की डिजाइनिंग कैसे होती है। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को
हर कंपाइलर डायरेक्ट मेरे कोड को 0-1 में ट्रांसलेट नहीं करता है। कुछ कंपाइलर, देखो कंपाइलर डिजाइनिंग भी एक पार्ट है। कंपाइलर भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को किसी इंसान ने ही लिखा होगा, तो एक इंसान ने जिसने लिखा होगा वो ये बात भी लिख सकता है कि ये कोड को 0-1 में ट्रांसलेट करे, वो ये बात भी लिख सकता है कि इंटरमीडिएट में ट्रांसलेट करे, या वो ये बात भी लिख सकता है कि वो इसको असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। तो जनरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सी का कोड को जब कंपाइलर से आप कंपाइल कराते हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में, ना कि हमारा बाइनरी लैंग्वेज में। अब ये बहुत बड़ा एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। हमने देखा है कि जिससे भी पूछो कंपाइलर के बारे में, वो बोलेगा कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को 0 में ट्रांसलेट करता है। भाई पूरा सच ये नहीं है, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि कंपाइलर ऐसे भी होते हैं जो आपके हाई लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कोड करते हैं। अब ये बताइए, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल है? बताएं, असेंबली लो लेवल या हाई लेवल? आई थिंक लो लेवल। लो लेवल सर। तो ये लो लेवल हो गई। और सी की बात करें तो वो मिडिल लेवल की कैटेगरी में आती है। सी हमारा हाई लेवल फीचर भी रखती है, इसीलिए मिडिल लेवल में है। तो यहाँ पे मैं हाई लेवल लिख देता हूँ क्योंकि हाई लेवल फीचर रखती है, या हाई लेवल हो, मैं दोनों लिख देता हूँ, हाई लेवल या मिडिल लेवल। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को या मिडिल लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। अब लो लेवल लैंग्वेज एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है, या फिर हमारा एक बाइनरी लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, या फिर लो लेवल लैंग्वेज मतलब एक जावा में भी बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड, जिसको इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। ये एक्चुअल लो लेवल कोड नहीं होता है, मतलब एक्चुअल बाइनरी कोड नहीं होता है, वेरी क्लोज टू बाइनरी होता है। तो एक होता है हमारा बाइट कोड, मतलब जो मेरा कंपाइलर है वो मेरे हाई लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज को इनमें से किस में भी कन्वर्ट कर सकता है, किस में भी कन्वर्ट कर सकता है। ध्यान रखना, असेंबली में भी कर सकता है, डायरेक्ट बाइनरी में भी कर सकता है, बाइट कोड में भी कर सकता है। वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपाइलर का डिजाइनिंग किस तरह से हुआ है। भाई जैसा डिजाइनिंग हुआ होगा वैसे काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? बताइए, ये बात क्लियर हुई इतनी सबको? जी सर। तो एग्जाम्पल देख लो भाई, असेंबली लैंग्वेज में कब होता है कन्वर्ट? जब हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, ठीक है, जब हम सी का यूज करते हैं ना तो असेंबली लैंग्वेज। जब हम एम्बेडेड सी का यूज करते हैं, एम्बेडेड सी का, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट 0-1 में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर हम एम्बेडेड 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 प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें हम डायरेक्ट 0-1 में कन्वर्ट करवाते हैं। और जब हम जावा का यूज करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके कोड को कंपाइलर ना असेंबली में कन्वर्ट करता है ना बाइनरी में करता है, किस में करता है? बाइट कोड में करता है। तो ये जावा में ऐसा होता है। तो कंपाइलर डिजाइनिंग होती है भाई अलग अलग, जैसा कंपाइलर, ठीक है, वैसा काम करेगा। तो ये बात भूल जाइए कि कंपाइलर आपके हाई लेवल को 0-1 में कन्वर्ट करता है, बल्कि सच बात क्या है कि कंपाइलर आपके हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। अब वो लेवल, लो लेवल लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, कोई एम्बेडेड वाला भी काम किया जा सकता है उसमें, ठीक है। एम्बेडेड बोले तो सर? एम्बेडेड बोले तो जिसमें हम हार्डवेयर को कोड करते हैं। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मतलब सी और सी प्लस प्लस में ही होता है ये बेसिकली सी और सी प्लस प्लस में होता है, लेकिन अलग तरीके से इसकी कोडिंग होती है। इसमें हम डायरेक्टली सी के प्रोग्राम को हार्डवेयर में इंजेक्ट करते हैं। वो आर्डिनो बोर्ड की प्रोग्रामिंग आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, आपको कैसी होती है। हाँ सर बरोबर। हाँ वो वाला, तो ये सीन हमारा रहता है। अच्छा, तो इसके थ्रू होता है क्या सर वो आरडीओ वगैरह की जो प्रोग्रामिंग होती है? हाँ आर्डिनो बोर्ड वगैरह सी सी प्लस प्लस में होते हैं, तो उसके जो कोडिंग होते हैं ना सी सी प्लस प्लस में ही होते हाँ। हैं। जनरली सी में मैंने बहुत देखा है करते हुए लोगों को, तो पूरे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रोबोटिक्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो करते हैं इसमें। हाँ।
अब ये तो आप समझ गए कंपाइलर करता क्या है भाई, क्या करता है हाई लेवल मिडिल को लो लेवल में करता है। अब बात करते हैं कि इंटरप्रेटर का क्या सीन है, तो इंटरप्रेटर भी यही काम करता है। इंटरप्रेटर का भी सीन कुछ ऐसा ही है। इंटरप्रेटर जो होता है ये भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को, ये भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करती है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ही है, प्रोग्राम बोल सकते हो या फिर और अगर सही बोलो तो सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम रहता है ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंटरप्रेटर जो होता है, ठीक है, एक मिनट में सही से लिख देता हूँ, इंटर इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर जो होता है ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी भी डिजाइनिंग की गई होगी, तो इंटरप्रेटर भी किसी इंसान ने ही बनाया भाई, तो इसकी भी डिजाइनिंग हुई होगी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसकी डिजाइनिंग हुई होगी। अब जिस तरह से डिजाइन किया गया होगा, जावा में इंटरप्रेटर कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, पाइथन में इंटरप्रेटर अलग तरह से डिजाइन किया गया है, तो डिजाइनिंग की मतलब काम यही है, हाई लेवल मिडिल को लो लेवल में करना। तो दोनों का काम ही तो सेम है, अगर देखा जाए तो दोनों का काम सेम है, लेकिन तरीका अलग है। अब क्या तरीका अलग है वो देखते हैं। देखिए कंपाइलर का तरीका पहले समझो, ऐसा समझ लो कि ये एक ऐसे लिखा हुआ है, पूरा इंग्लिश में एक ऐसे है, ठीक है। इस ऐसे में मैंने मान लो कि ये ऐसे दिया, सपोज कर लो कि महेश को दिया। अब महेश से मैंने बोला कि तुम ये ऐसे मुझे पढ़ के बताओ कि कौन से लाइन में दिक्कत है, ठीक है। अब महेश ने क्या किया, इन्होंने पढ़ना शुरू किया भाई यहाँ से, अब यहाँ से पढ़ना शुरू किया और यहीं पे इनको गलती मिल गई, यहीं पे इनको ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल गया ऐसे में। लेकिन इनका अप्रोच कैसा है, ये अभी गलती नहीं बताएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे, अच्छा ये पूरा पढ़ेंगे, पूरे कोड को स्कैन कर लेंगे जब, फिर बताएंगे कि पहली लाइन में गलती थी। समझ रहे हैं? तो कंपाइलर क्या करता है, आपके पूरे कोड को स्कैन करता है एक ही बार में, एट वंस, पूरे कोड को एक बार में स्कैन करता है, ठीक है। और फिर बताता है कि सब कुछ ठीक है कि गड़बड़ है। मतलब हम अगर मान लीजिए अगर इस पूरे कोड को असेंबली लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है। ये कंपाइलर का अप्रोच होता है। अगर लाइन नंबर 1 में दिक्कत है तो ये पहले पूरे कोड को स्कैन करेगा, फिर बताएगा लाइन नंबर 1 में दिक्कत है। तो यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को स्कैन तो करता है बट लाइन बाय लाइन करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे अब ऐसे मान लो यही ऐसे हमने भीम को दे दिया पढ़ने को, तो भीम का क्या अप्रोच रहेगा, ये भाई पहली लाइन पढ़ रहे होंगे और जैसे ही इनको एरर मिलेगा तुरंत एरर बता देंगे, भैया यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये बाकी का कोड पढ़ेंगे ही नहीं, ये बोलेंगे भाई यहाँ गलती है, पहले इसको सुधारो फिर आगे देखते हैं। तो ये अप्रोच होता है इंटरप्रेटर का। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। पहला रीड करेगा, सही है, 0 में कन्वर्ट किया, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, सही है, 0 1 में या जो भी आपका कन्वर्ट किया, फिर अगला, फिर कन्वर्ट किया, फिर अगला, फिर कन्वर्ट किया। इस तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है। समझ गए पूरा गेम कंपाइलर इंटरप्रेटर का? बताएं भाई, कोई दिक्कत? और असेंबलर की बात जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि अगर अगर कंपाइलर या इंटरप्रेटर ने किसी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको 0 1 में कौन करेगा, इसको बाइनरी में कौन करेगा? हाँ भाई, असेंबली को बाइनरी में कौन करता है, बताया था ना कल, कोई बताइए, भीम बताओ, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? इलियास, क्या भीम क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो। याद नहीं आ रहा। देखो भाई, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा?
आप लोगों को रिवाइज करते रहना है कंसेप्ट। इलियास बताओ, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? नहीं मालूम? किसको मालूम है ये बताइए, वाजिद को छोड़ के। असेंबलर। असेंबलर, करेक्ट। तो असेंबलर, मैक ने भी रिप्लाई किया, सही है, असेंबलर। तो ये असेंबलर का रोल है। ठीक है, तो आपको रोल क्लियर होना चाहिए कि किसका क्या रोल है भाई। ठीक है, तो ये हमारा असेंबलर यहाँ हमारा काम करेगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं ये वाला ही लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा असेंबलर काम कर रहा होगा। तो ये है भाई हमारे 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो ये आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, आप सी ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आप पाइथन ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए बेसिक कि भाई ये ट्रांसलेटर होते हैं, ऐसे ऐसे काम होता है। ठीक है, चलिए ये काम हो गया आपका इतना। ठीक है, देन अब हम बात कर लेते हैं, जब आप ट्रांसलेटर समझ गए, ठीक है, तो अभी आपने काफी चीजें समझ ली है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी समझना, जो कि आप लोगों को काफी डाउट भी रहेगा। देखिए मैं बताता हूँ क्या है वो। जैसे कि मैंने बोला था कि एक बार मैंने आपको बताया था कि मान लो ये कीबोर्ड है, ठीक है, और ये मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है, और ये मान लो यहाँ सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू है। अब ये मॉनिटर भी जुड़ा है इधर वायर से, ये वायर जुड़ा है, और कीबोर्ड भी इधर जुड़ा है। जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डेटा ट्रैवल होता है वो किस फॉर्म में होता है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो जो आपका डेटा होता है वो घूमता है ना इधर से उधर, वो किस किस फॉर्म इलेक्ट्रिक में? सिग्नल, जी, 0 1 इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या 0 1, ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। मतलब डेटा जो ट्रैवल होता है इनसाइड द कंप्यूटर, वो होता है डेटा ट्रैवल इनसाइड द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो कि होता है हमारा 0 1। तो सवाल ये है भाई, ऐसा कैसे होता है यार? मैं कोई वीडियो, मान लो मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैंने वीडियो पेन ड्राइव लगाई इधर, ये सीपीयू में मैंने यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव लगाई, ये मेरी पेन ड्राइव है, इतनी बड़ी तो नहीं होती, मान लो लगा दिया। अब ये पेन ड्राइव से मेरा वीडियो कैसे 0 1 में भाई जा रहा है, ट्रेवल हो रहा है, या ऑडियो कैसे 0 1 में ट्रेवल हो रही है? ठीक है, अब ये सब तो थोड़ा चीजें हैं बहुत सारी इंजीनियरिंग की, उसमें आपको साउंड वेव को 0 1 में कन्वर्ट किया जाता है, वीडियो में आरजीबी वैल्यू को 0 1 में कन्वर्ट किया जाता है, वो सब तो खैर इंजीनियरिंग के पूरे सब्जेक्ट्स फिर पढ़ाने पड़ जाएंगे आपको पूरे। तो अभी हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, बात कर लेते हैं, यूज समझना आपके लिए काफी आसान होगा। तो जैसे कि मान लो ये सिस्टम में नोटपैड ओपन है, और ये हमारा क्वार्टी कीबोर्ड है, QWERTY। अगर मैं यहाँ पे Q प्रेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे Q प्रेस कर दूं, तो यहाँ पे नोटपैड पे हमें Q लिखा आ जाता है। सवाल ये है कि एक कैरेक्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में तार के थ्रू कैसे गया? पॉइंट है ना समझने वाला, बताइए। जी सर, पॉइंट। बोल तो देते हैं कि कंप्यूटर 0 1 समझता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पे चलता है इसलिए, पर डेटा कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में जा रहा है यार? कैसे 0 1 में कैसे डेटा जा रहा है? और आप बताइए, तार में 0 1 जाता है कि करंट जाता है? एक्चुअल में करंट ही जाता है। करंट जाता है। करंट के होने को 1 बोलते हैं, ना होने को 0 बोलते हैं। तो करंट के होने ना होने से ये क्यू का क्या लेना देना है, कैसे होता है मामला, ये समझना बहुत जरूरी है अभी। तो टॉपिक क्या है? हाउ डेटा ट्रेवल्स थ्रू, हाउ डेटा ट्रेवल लिख देते हैं, ट्रेवल थ्रू थ्रू वायर्स या सर्किट। ठीक है, सर्किट में किस तरीके से डेटा हमारा ट्रेवल होता है, ताकि हमें कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कंप्यूटर 0 1 समझता है तो हमारा काम कैसे कर पाता है।
तो उसको समझने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये वाला डायग्राम हटाते हैं, इसका हमें यूज नहीं है। हम कीबोर्ड को यहाँ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये मेरा कीबोर्ड है, समझ लो कीबोर्ड को अब पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखा था, अब कीबोर्ड वर्टिकल हमने खड़ा कर दिया है कीबोर्ड। और यहाँ पे हमने बटन्स बना दिए हैं। क्या बटन है भाई? QWERT, ठीक है। वाई भी कर दे तो अच्छा रहता, थोड़ा स्पेस कम कर लेते हैं और वाई भी लगा लेते हैं। चलिए, QWERTY कीबोर्ड हमारे पास है, ये हमारे बटन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पूरे बटन्स हैं, ठीक है। और कीबोर्ड जुड़ा है हमारा किससे? CPU से। तो ये भैया हमारा CPU है, प्रोसेसर इसी में रहेगा, तो ये हमारा CPU है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कीबोर्ड होता है और जो CPU होता है, इसके बीच में आप एक तार देखते हो, लेकिन उस तार के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वायर्स होते हैं, छोटे 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 अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं। तो जनरली डेटा को ट्रेवल कराने के लिए 7 वायर्स की नीड पड़ती है। अब वो डिपेंड करता है भाई, कोई नया कंप्यूटर डिजाइन किया गया तो उसमें हो सकता है कि भाई कम वायर्स में भी काम चल जाए, लेकिन जनरली 7 वायर्स में काम होता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड वाला हम लेकर के चल रहे हैं, तो 4, 5, 6 और 7, ठीक है। आपको पता है ना, वो जो ब्लैक कलर का आप देखते हो, वो उसके अंदर कई सारे वायर होते हैं, शायद आपने देखा भी होगा कभी, छोटे छोटे बहुत सारे वायर्स होते हैं। तो कीबोर्ड से, ये कीबोर्ड से सीपीयू तक डेटा ले जाने के लिए 7 वायर्स की नीड होती है। अच्छा, जब आपने क्यू प्रेस किया तो क्या हुआ? देखिए, हर हर एक अल्फाबेट का, या मैं बोलूं कि आपको कीबोर्ड में जितने भी कीज देख रहे हैं, कितने भी कैरेक्टर देख रहे हैं, हर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ 0 1 होता है। वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ गूगल करके, बाइनरी ऑफ अल्फाबेट्स। देखिए, बाइनरी ऑफ अल्फाबेट्स, ये हमने कर दिया। देखिए, कैपिटल ए का क्या होता है भाई? मैं इमेजेस में जाऊं, अगर ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला अगर उठाएं हम, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद ना, ब्लर है। या ये वाला ही देख लो, यहाँ पे लोअर केस में है कहीं, लोअर केस वाला अल्फाबेट यहाँ पे है, पर ये फोटो इतनी धुंधली है। ये वाला जरा देखते हैं, हाँ इसमें चलो अपर केस वाला ही देख लो। देखो इसमें आप लोगों को दिख रहा है ये यहाँ पे, या बैक जाए अगर मैं यहीं पे दिखाऊं आपको, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको दिखाते हैं हम। 79 रोज, ये देखिए। तो यहाँ पे लोअर केस वाला मिल गया, देखिए। ये जूम कैसे होगा यार? जूम हो नहीं रहा है। हाँ भाई, ठीक है। अब देखिए, लोअर केस क्यू कहाँ गया भाई? लोअर केस क्यू, लोअर केस क्यू का बाइनरी क्या होता है? ये होता है, दिख रहा है सबको? जी सर। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेंट में पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब बाइनरी का एक नियम बता दें कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 है तो वो प्लस और माइनस को डिनोट करता है, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। बाइनरी का ये नियम आपको अगर पता होगा तो, नहीं पता होगा तभी जान लो। लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, या मैं इसमें कई सारा 0 भी लगा दूं उसका कोई मतलब नहीं होता, यही मेन रहेगा आपका, ठीक है। तो ये 0 मैं लेफ्ट हैंड साइड से हटा सकता हूँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं लोअर केस क्यू का बाइनरी क्या होता है, तो आप बोलेंगे 111 000 और देन 1 होता है, ठीक है। ये बाइनरी होता है, इसका फिक्स बाइनरी बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब अपने कीबोर्ड में क्यू बटन पे प्रेस किया, ठीक है, तो पहले वाले तार में 0 और 1 तो जाएगा नहीं, वायर में क्या जाएगा? ओनली वायर में क्या जाएगा बताइए? करंट जाएगा 0 और 1।
जैसे ही आपने क्यू प्रेस किया, पहले वाले वायर में करंट गया, दूसरे वाले में भी एक करंट गया, तीसरे वाले में भी करंट गया, चौथे, पांचवें, छठे में करंट नहीं गया और सातवें में करंट गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू ने देखा कि अच्छा बेटा, कौन कौन से वायर में करंट आया है जरा देखा जाए। तो जहां करंट आया है उसको उसने वन से डिनोट कर दिया, फिर यहाँ करंट आया है उसको 1 से डिनोट कर दिया, फिर यहाँ करंट आया है उसको 1 से कर दिया, जहां करंट नहीं आया है उसको 0 से डिनोट कर दिया, इसको 0 से कर दिया, इसको भी 0 से और इसको 1 से। अब इसके पास एक बाइनरी स्ट्रिंग आ गई। क्या बाइनरी स्ट्रिंग आ गई? 1 1 1 0 0 0 1। और सीपीयू के पास अपने कैरेक्टर्स की डिक्शनरी होती है, वो उस डिक्शनरी में चेक करेगा कि जरा देखें तो कि ये किस कौन से कैरेक्टर का है। तो उसको मिला अच्छा ये तो लोअर केस क्यू का बाइनरी है, और तुरंत आपके मॉनिटर पे वो क्या करेगा? क्यू को डिस्प्ले कर देगा। समझे बात को, कैसे काम होता है? अमेजिंग है सर। है ना? तो ये है तरीका। मतलब वायर में करंट जाने और न जाने से हम समझ जा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। सोचो कितना दिमाग लगाया होगा लोगों ने जिन्हें बनाया होगा, वाकई में सर। है ना? कितना मतलब हमने भी जब शुरू में जब रिसर्च किया था ये सब, तो हमें भी लगा था यार क्या ही मतलब कमाल हो गया। इसी तरह मान लो अगर दूसरा हम देखें एग्जाम्पल, मान लो लोअर केस क्यू डब्ल्यू देखते हैं। ये देखो इसका क्या है भाई? 111 0 1 1। ये लेफ्ट का 0 हटा रहे हैं, आ जाओ इधर। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यूज करें इसको, तो मतलब अगर मैं W प्रेस करूंगा तो क्या होगा भाई? पहले वाले तार में करंट जाएगा, ये वाले में गया, ठीक है, ये वाले में गया, फिर दूसरे वाले में भी जाएगा, तीसरे वाले में भी जाएगा, है ना? 111 0 इसमें नहीं जाएगा, फिर ये वाले में जाएगा, ठीक है, फिर ये वाले में जाएगा, फिर ये वाले में जाएगा। तो फिर वहां पे बाइनरी स्ट्रिंग क्या बनेगी? 1 1 1 0 1 1 1। फिर वो बाइनरी स्ट्रिंग से पता कर लेगा कि ये किसका कैरेक्टर है, वो प्रिंट कर देगा। तो ध्यान रहे, जब भी हम बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ 0 1 समझता है, वायर में 0 1 नहीं जाता है, वायर में सिर्फ करंट ही जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की स्टेट होता है तो 1, नहीं होता है तो 0। तो करंट के होने न होने से पता लगा लिया जाता है कि एक्चुअल में कौन सा हम कैरेक्टर कीबोर्ड में प्रेस कर रहे हैं। समझ में आ गया पूरा फंडा? यस सर। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन कि भाई डेटा किस तरीके से ट्रैवल होता है। अब इसमें आप सोचेंगे कि साउंड किस तरह से ट्रैवल होता है या वीडियो किस तरह से ट्रैवल होता है, तो वो भी आप जरा सा रिसर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। साउंड की वेव होती है, साउंड की ना ऐसे ऐसे वेव होती है, उन वेव्स को 0 1 के फॉर्म में भेज दिया जाता है। वीडियो में एक वैल्यू होती है, क्या बोलते हैं उसको? आरजीबी वैल्यू। आरजीबी वैल्यू से 0 1 में आरजीबी वैल्यू को 0 1 में कन्वर्ट करके भेज दिया जाता है। तो हर चीज जो भी दुनिया में आप इतने बड़े बड़े चीजें देख रहे हो, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बन गए, सब हो गया, लेकिन सब कुछ आपका 0 1 में ही होता है। हर चीज आपकी इलेक्ट्रिक वायर से ही गुजरनी है। जो भी हम लोग काम करें, मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं एक माइक यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरी आवाज तार के थ्रू ही आप तक पहुंच रही है। एक वायर लगा हुआ है, वो जाके फिर वायर मेरे फोन में लगा हुआ है, फिर फोन से फिर कनेक्शन है वो वाला, क्या नाम है अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं हर चीज 0 1 में ही हो रही है सिस्टम लेवल पे, और अगर जहां वायर नहीं है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चीजें हो रही हैं। तो खैर इसमें अगर आप घुसेंगे तो फिर पूरी नेटवर्किंग है, बहुत रिसर्च का पार्ट है। मतलब जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, या जो बीसीए हो गया या जो एमसीए हो गया, इनके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूं ही नहीं बनाए गए हैं, बहुत ही रिसर्च करके इन सब्जेक्ट्स को रखे गए हैं। हम तो ऐसे हल्के में ले लेते हैं। कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट रहा होगा, किसके में था कंपाइलर डिजाइन भाई? आप में से किसी न किसी में कंपाइलर डिजाइन आपने देखा होगा। आपके इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, हल्के में ले लिए होगे। अभी मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होगा, वो तुम बता देंगे जितना यूज होगा। इसी तरह डिजिटल लॉजिक्स, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर, वो सब बड़े यूज होते हैं इंटरनली।
ठीक है, जिसे हमने बताया था कि दो इनपुट पे हार्डवेयर डिवाइस बनाना आसान होता है। अब गेट्स देख लो, 2 ही इनपुट पे चलता है ना, तो जी गेट्स सर। होता है, 1 0 भेजते हैं तो या तो 1 हो जाता है या तो 0 हो जाता है, डिपेंड्स करता है वो कौन सा गेट है, लॉजिक गेट्स। तो और गेट, जितने नॉर भी गेट। के सब्जेक्ट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं जब आप बड़े लेवल पे आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो, देन आपको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको उन सब चीजों का नॉलेज फिर धीरे धीरे लेना ही पड़ता है। आप कब तक सिर्फ सॉफ्टवेयर में एक ही फील्ड में कोड करते रहोगे? कल को आपको नेटवर्किंग में भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कल को आपको क्लाउड में भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, फिर कल को आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, कल को आपको पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को भी समझना पड़ेगा। एक ही चीज पे आप नहीं रहने वाले, फिर एक चीज पे रहेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जो कंपनी के जो सीईओ बनते हैं, वो उनको सब पता रहता है उनको काफी चीजें का आइडिया रहता है, तब वो जाके एक बड़े लेवल के कह सकते हो कि सीनियर डेवलपर बनते हैं। सीनियर डेवलपर को भाई टेस्टिंग भी आ रही है, भाई उसको क्लाउड भी पता है, उसको एडब्ल्यूएस भी पता है, उसको नेटवर्किंग पता है, उसको सब पता है, वो पूरी टीम को मैनेज कर पाता है। तो वो एक एक रात का सीन नहीं होता, वो धीरे धीरे लर्निंग का जो है वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जहां 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, ऑलमोस्ट हम तो कहेंगे कि एक लैंग्वेज को सही तरीके से समझने के लिए 10 साल लगते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, आइदन पाइथन हो, जावा हो, भले आपको यूट्यूब पे वीडियोस दिख जाएगी लर्न जावा इन 10 आवर्स, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। असल में अगर एक्सपर्ट बनना है तो 10 साल लगेंगे, और 10 साल हमको भी नहीं हुए हैं अभी तक जावा में 10 साल तो हमको भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्रामर्स का जब आप कभी पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक्सपर्ट बनने के लिए 10 ईयर्स, ठीक है तो क्योंकि एक लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। अभी जावा सही है, जावा में हम अभी आज पढ़ रहे हैं, कल को जावा में नेटवर्किंग भी हम पढ़ेंगे, कल को जावा में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी भी पढ़ेंगे, तो वो पूरा एसक्यूएल वगैरह सब इसमें डालेंगे। कल को जावा में हम जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, थाइम लीफ, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, मैवेन, क्या क्या नहीं यूज करने वाले हैं। बहुत कुछ आने वाला है, सब कुछ आ जाएगा आपको। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको आज से, अभी से धीरे धीरे मेहनत करना है, ठीक है। एक रात में कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक महीने में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 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 4-5 महीना अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, ठीक है। बस ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो चलिए, ये समझने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और टॉपिक की, जो टॉपिक करने के बाद हम लोग कैपेबल हो जाएंगे जावा शुरू करने के। अभी तक तो जावा शुरू हो नहीं पाई हम लोग की, बहुत सारी चीजें हम लोग ने देख ली, एक चीज और रह गई है, वो क्या है? 3 टर्म है जो समझना बहुत जरूरी है। क्या है वो? एक होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डिपेंडेंट, या फिर मैं बोलूं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक तो ये टर्म होता है। इसी तरह एक टर्म होता है मशीन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, और एक टर्म होता है पोर्टेबिलिटी। किसी को पता है इसके बारे में? कोई बता सकता है कुछ हल्का फुल्का या पूरा? यस सर। बताइए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कंपाइलर जो मशीन का कोड रहता है उसको, जो सोर्स कोड रहता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और वही बाइट कोड को हम किसी भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। हाँ, तो वो हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यस। ठीक है। और मशीन इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? ये तुम्हारा अच्छा, पोर्टेबिलिटी। चलिए, हम आपको, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया, कोशिश किया, सर क्लियर करते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब हम हाँ एक कोड जो रहा हमारा, हम उसको किसी भी मशीन के अंदर चला सकते हैं हमारे कोड को। हाँ, बाइट वो कोड नहीं, पोर्टेबल सोर्स हो। कोड। हाँ, सोर्स कोड को। हाँ, बाइट कोड करेंगे तो प्लेटफॉर्म वाला हो गया, सोर्स हाँ हाँ। कोड, सही बोला आपने, एग्जैक्टली सही आंसर है। अभी मैं आपको और बाकी लोगों को समझा देता हूँ और आसान तरीके से। देखिए, ये हमने डिलीट कर दिया इसको। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा।
ये विंडोज हो गया, और इधर हो गया हमारा विंडोज, यार नीले से कर देते हैं यार, ये लाल सही नहीं लग रहा है, हाँ, और विंडोज, और ये हो गया लिनक्स। हम प्लान कर रहे हैं कि लिनक्स का भी कोर्स शुरू करें, मतलब यूट्यूब पे, वो अगर करेंगे कभी तो आप लोग उसको ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। तो विंडोज़, ये हो गया आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और ये हो गया आपका लाइनक्स। पहले तो हम लिनक्स पे ही पढ़ाते थे, पूरी जावा डेवलपमेंट हम लिनक्स पे ही सिखाते थे, लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी तो फिर हमने छोड़ दिया, फिर हम वापस से विंडो पे आ गए। तो लिनक्स तो बहुत अच्छा चलता है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, एक कोड लिखा मैंने, सपोज सी लैंग्वेज में लिखा। ज़्यादातर पास में सर विंडोज ही है ना? क्या इलियास, क्या बोल रहे हैं जी? फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। पास में विंडोज ही है ना सर, इसलिए। हाँ, सबके पास विंडोज ही है ना, तो वो थोड़ा सा, ज्यादातर लोगों के पास में विंडोज ही है, इसलिए जी बोल रहा हूँ सर। जी जी, इसलिए विंडोज पे हम भी करा रहे हैं ना, इसीलिए यूट्यूब वगैरह पे फिर लिनक्स पे डालेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी बाकी लोगों को, इंस्टॉलेशन वगैरह सब अलग हो जाता है, पूरा टर्मिनल से होता है, तो ये बात है। जी जी सर। तो विंडोज पे मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखा, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, उसको कंपाइल किया, मतलब 0 1 या फिर असेंबली या फिर लो लेवल में कन्वर्ट करने की कोशिश की आपने, कंपाइल किया, यहाँ पे आपने इसको कंपाइल कर दिया। एक मिनट, ये क्या खुल गया, मैं फिर से लिख देता हूँ, कंपाइल, ठीक है, आपने कंपाइल करके, और कंपाइल करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन बनाया। ये सी के कोड को अगर आप कंपाइल करते हो तो .exe में बदल जाता है, अगर आपको शायद पता होगा तो exe बन जाता है आपका। तो ये मान लो सी का ही प्रोग्राम है, आपने कंपाइल किया, अब बन गया आपका .exe, ठीक है। अब अगर इस exe फाइल को मैं विंडोज पे रन करूंगा तो रन हो जाएगी, लेकिन अगर अगर मैं इसको लिनक्स पे ले गया, मैंने क्या किया, अपने दोस्त को दिया कि लो भाई, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तुम चला के दिखाओ तो कैसा चल रहा है। अब वो यहाँ पे अगर रन किया, और अगर मान लो रन हो गया, सपोज दो पॉसिबिलिटी है, या तो रन होगा या तो रन नहीं होगा, ठीक है, रन नॉट रन। अगर रन हो गया तो उस लैंग्वेज को बोलेंगे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या फिर मैं इंडिपेंडेंट लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर रन नहीं हुआ, ठीक है, तो डिपेंडेंट हो गया। समझे, मतलब विंडोज पे किसी लैंग्वेज में कोड लिखा हमने विंडोज पे, और विंडोज पे ही कंपाइल करके सॉफ्टवेयर बनाया, exe फाइल बनाई, और उसको अगर मैं लिनक्स पे ले गया और अगर वो चल गई, मतलब कि वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है भाई, विंडोज पे बना हुआ लिनक्स पे भी चला सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर नहीं चली तो हम बोलेंगे अरे यार, मतलब ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, विंडोज पे अगर कंपाइल किया है ना तो ये सॉफ्टवेयर से विंडोज पे ही चलेगा। समझ गए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? जी सर। अब मशीन का समझ लो, अच्छा एग्जांपल समझ लो, जैसे सी है, C++ है, उसमें बनाओगे इधर ले जाओगे नहीं चलेगा, लेकिन जावा में इधर बना के इधर ले जाओगे चल जाएगा। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई और C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। अब मशीन डिपेंडेंट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? देखो, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर पे चल रहा होगा ना भाई, विंडोज क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे चलता है। हार्डवेयर के अंदर कोई ना कोई प्रोसेसर होगा, कोई ना कोई हार्डवेयर का आर्किटेक्चर होगा, कोई ना कोई हार्डवेयर का आर्किटेक्चर होगा, अलग अलग बिट होंगे, 32 बिट 64 बिट, ऐसे अलग अलग आर्किटेक्चर होंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोसेसर होंगे, ठीक है। प्रोसेसर भी जो डिजाइन किया जाता है उसके भी अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। वो अगर आप इंटरनेट वगैरह पे जाके देखेंगे ना कि
टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर या प्रोसेसर्स के आर्किटेक्चर, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ टाइप्स ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए IA64, AMD 64 ये सब मिल रहा है। या फिर मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर करता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स होते हैं। ये भी सब्जेक्ट होगा आपके इंजीनियरिंग में या BCA MCA में कहीं ना कहीं, तो टेक्निकल फील्ड से होंगे उनको मालूम होगा। तो बहुत सारे अलग अलग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ अच्छे से, यहाँ पे अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही से लिखा हुआ था ऑल में, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला देखिए एक जगह मिल गया। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आते अपने पे। तो मान लो ये मान लो ये वाले आर्किटेक्चर बना है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बना है। ये कंप्यूटर सिस्टम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सही से लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो मान लीजिए कि भाई दूसरे आर्किटेक्चर बना है, और क्योंकि लिनक्स है, लिनक्स भी तो किसी न किसी हार्डवेयर पे चल रहा होगा भाई, वो हवा में थोड़ी चल रहा होगा। तो लिनक्स का भी अपना को एक हार्डवेयर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये भाई इसके ये जो आर्किटेक्चर यूज कर रहा है, ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम इसका। तो यहाँ पे हम ये आर्किटेक्चर लिख देते हैं ये। अब देखिए जो लैंग्वेज एक आर्किटेक्चर के ऊपर कंपाइल होके किसी दूसरे आर्किटेक्चर पे रन हो जाए उसको हम बोलेंगे मशीन इंडिपेंडेंट। समझ गए, मशीन इंडिपेंडेंट। कि भाई मैंने तो इस लैंग्वेज को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे कंपाइल करके सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो सॉफ्टवेयर मेरा हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे भी चल जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो है, क्योंकि इधर तो लिनक्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो है, साथ में मशीन इंडिपेंडेंट भी है। समझे बात को? भी क्लियर हुई बात मशीन की? यस तो सर। जब भी प्लेटफॉर्म की बात आएगी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, जब भी प्लेटफॉर्म की बात आएगी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, लेकिन जब भी बात आएगी मशीन की आप आर्किटेक्चर को देख लीजिए, बस यही डिफरेंस है। तो अगर मान लो यहाँ पे विंडोज है, इधर भी विंडोज होता, ठीक है, और मान लो इधर विंडोज है, इधर भी विंडोज होता, तो क्या सी का EXE इधर चल पाता कि नहीं चल पाता? सी लैंग्वेज का? जी सर चल। तो सी लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज तो है, लेकिन मशीन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है बताइए? सी लैंग्वेज मेरी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सी लैंग्वेज क्या है भाई? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्योंकि विंडोज पे बना हुआ सी का एप्लीकेशन लिनक्स पे नहीं चल सकता, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लेकिन मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट। कोई सा भी आर्किटेक्चर हो, सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉन न्यूमैन वाले पे हार्वर्ड पे चल जाएगा। फर्क ये है, शर्त ये है कि भाई विंडोज होना चाहिए। अब ये नहीं कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर आप लिनक्स डाल के रखे हुए हो, तब थोड़ी चलेगा। अगर इधर भी विंडोज होगा, इधर भी विंडोज होगा, तो आर्किटेक्चर वाइज सी लैंग्वेज को कोई तकलीफ नहीं होगी। C++ को क्या होगी? C++ को नहीं होगी। जावा को क्या होगी? जावा को भी नहीं होगी। तो C++, जावा, पाइथन, जितनी आजकल लैंग्वेज है वो सब मशीन इंडिपेंडेंट है। तो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कौन सी है भाई? इसका एग्जांपल हम देंगे असेंबली लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का, जो पहले वाली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज एक जो है वो तो प्लेटफॉर्म तो छोड़ो, मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट ही लिख देता हूँ, मशीन डिपेंडेंट भी है और ये हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी है, दोनों है। समझ गए कहानी? अभी बताइए, इतनी बात अगर आप लोग को क्लियर है तो। यस सर। ठीक है, अब एक टर्म आता है पोर्टेबिलिटी। जैसे हम बोलते हैं जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, हम बोलते हैं सी इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, या फिर हम बोलते हैं कि
पाइथन इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। तो भाई पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? अब देखो, पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि मान लो कि ऐसा समझो कि ये जो आपने कोड लिखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ना मैं कोड लिख रहा हूँ, सी का कोड लिख रहा हूँ, इंट मेन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंटफ हेलो। ये कोड क्या करता है? हेलो प्रिंट करता है। हैश इंक्लूड ऊपर लगा देते हैं हम, हैश इंक्लूड कितने सालों बाद नहीं, मतलब हाँ, एक 2 साल तो शायद हो ही गया, 2 साल में कोड लिख रहा हूँ शायद सी का, stdio.h, या फिर शायद किसी बैच में लिखा होगा हल्का फुल्का, ये प्रिंट लोअर में रहेगा। अब ये कोड है, ठीक है। अब मान लो कि जो यहाँ पे इलियास हैं, इलियास लिनक्स चला रहे हैं अभी, मान लो, सब लोग ध्यान समझना, इलियास लिनक्स चला रहे हैं, ठीक है, वो मेरे से मीटिंग में ज्वाइन है और इलियास के सिस्टम पे, ठीक है, इलियास के सिस्टम पे अभी लिनक्स है। अब मैं अगर इस कोड को कंपाइल करूं अपने सिस्टम में और EXE बना के इलियास को भी चैट बॉक्स में भेजूं, तो क्या वो EXE चलेगी इलियास के सिस्टम में? बताएं बाकी लोग। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, क्योंकि ये हम अगर यहाँ पे कंपाइल करेंगे Platform विंडोज पे, independent। तो विंडोज पे चला हुआ, विंडोज से बना हुआ एप्लीकेशन लिनक्स पे नहीं चल सकता, क्योंकि सी हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट Dependent। लैंग्वेज है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूं और इधर आकर के चैट बॉक्स में पेस्ट करूं, ये अब भेज दिया मैंने। अब अगर इलियास इस कोड को कॉपी करके अपने लिनक्स पे रन करेंगे तो रन होगा, क्योंकि मैंने EXE नहीं भेजी, मैंने कोड भेजा है, हो जाएगा। हो यस जाएगा। हाँ, तो ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं पोर्टेबल, मतलब जिसका कोड, EXE से मतलब नहीं है भाई, जिसका कोड, सोर्स कोड एक जगह से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर कोई सोर्स कोड है, तो वही सोर्स कोड अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है, तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। तो अगर अगर हेलो का प्रोग्राम आपको लिखना है, तो जो प्रोग्राम विंडोज के लिए होगा वही प्रोग्राम लिनक्स के लिए भी होगा। ऐसा नहीं है कि विंडोज के लिए 50 लाइन का कोड है और लिनक्स के लिए 100 लाइन का कोड है, भाई कोड बिल्कुल सेम होगा। तो एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाने से जब कोड नहीं बदलता है, तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज, समझ गए पोर्टेबल का मतलब? तो पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब EXE से कोई मतलब नहीं होता है, एक्चुअल सोर्स कोड सिंटेक्स, सोर्स कोड सिंटेक्स से मतलब होता है। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स विंडोज वाले के लिए होगा, वही सिंटेक्स सी का लिनक्स वाले के लिए भी होगा। जावा के लिए जो सिंटेक्स विंडोज वालों के लिए होगा, वही सिंटेक्स लिनक्स वाले के लिए भी होगा। तो सी हो चाहे C++ हो जाए जावा, सब पोर्टेबल लैंग्वेज है। तो पोर्टेबल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, नॉट पोर्टेबल। तो ये पोर्टेबल भी नहीं थी, सारी समस्या असेंबली में थी। देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ गया कि क्यों असेंबली को फिर छोड़ा गया और क्यों आगे लैंग्वेजेस आई, फिर प्रॉब्लम बहुत सारी थी। समझ गए बात? सबको समझ में आ गई इतनी बात? तीनों टर्म क्लियर हो गया? अब कोई अगर आपसे पूछेगा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट, पोर्टेबिलिटी, तो एक्सप्लेन कर पाएंगे ना? जी सर। तो ये रहा हम लोगों का सीन पूरा, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा लेता हूँ आपके नोट्स में, और ये सब चीजें आपको रिवाइज रखनी है, ठीक है। चलिए, ये हमने डाल दिया। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपनी बात को खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन से अब हम लोग, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप अब कोई भी लैंग्वेज शुरू कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज। आपको इसके बाद सी शुरू करना है, सी शुरू कर दो, इसके बाद आपको पाइथन करना है, पाइथन कर दो, पर इतना तो आपको कोई सी भी लैंग्वेज शुरू करने से पहले पता होना चाहिए था। दैट इज योर बेस, ये आपका बेस बन गया। अब हम लोग अगले सेशन से, ठीक है, हम लोग जावा शुरू करेंगे। तो हम लोग का सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मैंने आपको बताई है। तो सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा, क्योंकि जनरली सैटरडे वगैरह को टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, लेकिन अभी क्या टेस्ट ले, अभी तुमने इतना पढ़ा ही नहीं है। तो हम लोग अब सैटरडे संडे हमारा सेशन ऑफ रहेगा। अगर इफ इन केस मैं फ्री रहा, तो मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग संडे को तो एनी टाइम फ्री ही रहोगे। तो मैं
अपडेट कर दूंगा अगर क्लास होगी तो, अदरवाइज फिर हम लोग सीधे मंडे से अब हम लोग जावा शुरू करेंगे। जावा में क्या होगा, बात करेंगे सबसे पहले हम लोग जावा की हिस्ट्री से, जावा की पॉपुलैरिटी से, जावा की इंस्टॉलेशन, फर्स्ट प्रोग्राम, देन आर्किटेक्चर, देन हम लोग उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।